Hello students, I'm Divya Kashyap from IVIS Education. As you all know that I'm your chemistry expert, so today we are going to take up a topic from class 12th chemistry. So let's see what interesting topic we are going to start. We will continue the chapter chemical kinetics जिसकी हम एक वीडियो कर चुके हैं. So now it's the time to start with rest of the topics. So topics to be covered in this video are law of mass action, rate law expression, order of reaction, rate constant and its characteristics. So let's start. अब देखिए +1 के अंदर इक्विलिब्रियम चैप्टर जब आपने पढ़ा था तो वहां पे आपने एक लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था. लॉ ऑफ मास एक्शन आपको ये कहता है कि सपोज कोई रिएक्शन हो रही है, लेट्स से ए और बी आपस में रिएक्ट करके सी और डी बना रहे हैं, या फिर आप कह लो कि ए और बी रिएक्ट करके आपस में ए बी बना रहे हैं. तो कोई भी जो रिएक्शन होता है उसका जो रेट होता है, मतलब किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड होती है, जो रेट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, concentration product of the concentration of reactants raised to their respective moles. अगर मैं आपसे कहूँ इस रिएक्शन में ये मोल्स हैं तो रिएक्टेंट्स के मोल्स क्या है, A और B. So this is what is law of mass action. It states that rate of any reaction is directly proportional, मतलब डिपेंड करता है, it is directly proportional to product of concentration, directly proportional to product of concentration of reactants, चाहे कितने भी reactants हो, raised to their respective moles, raised to their respective moles. आप नोट कर लीजिए डेफिनेशन. तो इसका मतलब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया. अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब आप हटाओगे तो आप इसको कांस्टेंट में कन्वर्ट करोगे और इस केस में कांस्टेंट क्या है, K. ठीक है, तो आपने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के कांस्टेंट का यूज किया. Concentration of A raised to power A, concentration of B raised to its mole B. So this is what law of mass action says. Now in this, ये जो चीज है, this K is called as rate constant. This proportionality constant has a name. It is called as, का मतलब जो ये एक्सप्रेशन हमने बनाया, जो भी अभी हमने पीछे किया कि रेस टू देयर रिस्पेक्टिव मोल्स, इसके अंदर K क्या है हमारे पास, K है हमारे पास रेट कांस्टेंट. और अगर कोई हमसे पूछे कि रेट कांस्टेंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो रेट कांस्टेंट है इट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन. मतलब ये जो रेट कांस्टेंट है K, ये रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है प्रोवाइडेड जब हमारे पास जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट्स की, दे आर टेकन एज यूनिटी और दे आर यूनिटी. सो वी कैन से दैट रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, चाहे एक रिएक्टेंट हो चाहे दो या जितने भी, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज टेकन एज यूनिटी. राइट, सो दिस इज व्हाट इज रेट कांस्टेंट. तो आप कह सकते हो अगर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी लेट्स से 1 के इक्वल है तो जो रेट कांस्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन. सो यू कैन डिफाइन द रेट कांस्टेंट एज रेट कांस्टेंट. एक तो आप बता सकते हो कि रेट कांस्टेंट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, राइट. और आपको अगर इसका एक्सप्रेशन लिखने को कहें तो आपको पता है ये कहाँ पे आता है, जब आपके पास रिएक्टेंट्स आते हैं रेज टू द रिस्पेक्टिव मोल्स, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट. दिस इज रेट एंड दिस इज रिएक्टेंट, राइट. तो K को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, K इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स, जितने भी रिएक्टेंट्स हो रेज टू देयर रिस्पेक्टिव मोल्स, जो भी उनके मोल्स A B जो भी हो. ठीक है, तो ये जो रेट कांस्टेंट होता है दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट is taken as unity,
right? So this is how you're going to define this rate constant. Now if we look for the concentration of rate constant, तो हमने ये देखा जो ये rate constant है K, it actually measures the rate of reaction. It measures the rate of reaction. ये rate of reaction को measure करता है. कैसे? अगर हमारे पास, अगर हम बोले कि K की वैल्यू जितनी हाई होगी हमारे पास, रेट भी उतना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा होगा. जितनी K की वैल्यू लो होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही लो होगा. तो हम कह सकते हैं जो K है, इट इज एक्चुअली अ मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. ऐसे ही जितने भी डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं उनकी डिफरेंट वैल्यू होती है K की. मतलब हर रिएक्शन के लिए K की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है. हर रिएक्शन के लिए K की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है. अब अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब जब तक हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा K की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी. लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो K की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी. ठीक है, हम कह सकते हैं फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस rise in temperature, for every 10 degree Celsius rise in temperature, the K value almost doubles. K की वैल्यू डबल हो जाती है. और एक इंपॉर्टेंट फीचर, जो K होता है उसके यूनिट्स होते हैं और इसके यूनिट्स डिपेंड करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे. इसके यूनिट्स किस पे डिपेंड करते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है वो फर्दर अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो आई थिंक यू गॉट इट. रेट कांस्टेंट को हम K से डिनोट करते हैं. ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड के बारे में बताता है. जितनी K की वैल्यू हाई हो रेट उतना ही ज्यादा, जितनी K की लो वैल्यू उतनी ही रेट लो. हर रिएक्शन के लिए K की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है. K की वैल्यू तब तक कांस्टेंट रहती है जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा तो K की वैल्यू भी अकॉर्डिंगली चेंज होगी. हम कह सकते हैं फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर the K value almost doubles. And the K is a constant, but still it has a units, and the units of K varies, and it depends upon a you can say a feature of a reaction that is called as order of reaction, which we are going to study further. अब जो आपने ये लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा, लॉ ऑफ मास एक्शन में आपने क्या पढ़ा कि जो रिएक्टेंट का रेट है दैट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे रेज टू देयर रिस्पेक्टिव मोल्स. और ये मोल्स कौन से थे? जो रिएक्शन के अंदर आपको गिवन थे, यही थे ना ये मोल्स, राइट. पर ये जो है ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है. इट इज जस्ट अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट. अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये जो रेट है it is not equal to this, that means it is equal to concentration of reactants. पर यहाँ पे जो ये A और B की values है, these are not moles. So we can write that the law of mass action, or you can say the rate of a reaction can be written in a mathematical expression. It can be written as a mathematical expression, and it is a practical concept which actually happens. So it is a mathematical expression for expressing the rate. According to rate law expression, rate is directly proportional to the concentration of reactants. जितने भी reactants हो, product of the concentration of reactant raised to their respective powers. Here we are not saying the moles, raised to their respective powers, and these powers may or may not be equal to moles. मतलब यहाँ पे जो P और Q है that is not AB. It is not AB, but yes, it may be equal as a coincidence, may be equal to the moles and may be not equal to the moles. Here P and Q values are purely the experimental values which actually comes into account when the reaction is actually carried out. अब आपको पता लग गया कि जो रेट लिखने का तरीका है, अगर हम इसको लिखे R इज इक्वल टू K A और ऊपर उसके मोल्स लिखो आप, तो ये एक करेक्ट तरीका नहीं है. ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है. प्रैक्टिकली जब हम इसको लिखते हैं तो हम इसको रेट लॉ एक्सप्रेशन में लिखते हैं वेयर द पावर्स आर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द मोल्स,
राइट हमने ये पढ़ा है कि P और Q जो है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं और ये जो P और Q है इट मे बी इक्वल और मे बी नॉट इक्वल टू A एंड B एंड इफ इट इज इक्वल इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, राइट। अब ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है अगर आप इन वैल्यूज को प्लस करते हो तो आपके पास जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब आप कह सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब है इट इज द सम ऑफ पावर्स, इट इज द सम ऑफ पावर्स टू विच concentration terms are raised, right, in rate law expression, जो कि हमने पढ़ा ये P and Q। तो P और Q का जो रिजल्ट है that is mostly 0 or 1 or 2 or 3 or it may be fractional। मतलब मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के लिए जो रिजल्ट रहता है P और Q को ऐड करके ऑर्डर आता है जो रिएक्शन का, इट इज मोस्टली 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इट इज नॉट कॉल्ड एज 1 2 ऑर्डर, इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फ्रैक्शनल order. So accordingly we have different types of reaction based on their orders. So let us see the reaction which is first order, which is of first order. फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है K तो आएगा ही आएगा रेट कांस्टेंट, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है सिर्फ A और B अगर हमारे पास रिएक्टेंट है तो उनमें से सिर्फ एक पे ही डिपेंड करता है, राइट। इट कैन बी दिस और इट कैन बी दिस, राइट। तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट इट इज फर्स्ट ऑर्डर मीन्स इट डिपेंड्स ओनली ऑन वन ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। फॉर एग्जाम्पल decomposition of N2O5, there is an example, जब हम decomposition करते हैं N2O5 की, it forms NO2 and O2. For this reaction the rate is actually equal to N2O5। अब देखिए यहाँ पे जो N2O5 है एक ही रिएक्टेंट है और एक पे रेट डिपेंड कर रहा है, मोल भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बट इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। आप इसको इससे मत रिलेट करना कि ये मोल्स A और B के इक्वल है, दीज आर नॉट मोल्स, दिस इज बाय चांस इक्वल टू द मोल्स, राइट। ऐसे ही कुछ और रिएक्शंस भी हैं जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। अब हमारे पास रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की भी हो सकती है। सेकेंड ऑर्डर का मतलब है जो रेट है वो डिपेंड करता है या तो दोनों रिएक्टेंट्स पे रेज टू द पावर्स 1, तभी 2 बना ना सम, 1 और 1 तभी 2 बनेगा इसका सम, या फिर ये डिपेंड करता है एक की ही कंसेंट्रेशन पे विच इज रेज टू द पावर 2, और इट मे बी दिस टाइम द कंसेंट्रेशन बी रेज टू द पावर 2। मतलब कहने का मतलब है जो पावर है उसका आंसर क्या होना चाहिए 2, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल when hydrogen reacts with iodine it forms 2HI. For this reaction the rate depends upon H2 and I2, that means here they are raised to power 1 and 1 forms 2, that means this expression is there. Or there can be an example in which 2NO2 decompose to form 2NO plus O2. Right. So in this, if we see the order of the reaction, it depends upon this. So again, these are not moles. These are certain stoichiometric coefficients which are actually equal to, you can say, as shown in the moles. So this is an example of second order reaction. We may have third order reaction. Third order का मतलब है जो rate है या तो वो 3 रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है, लेट्स से कुछ भी रिएक्टेंट्स हैं तभी यहाँ पे वैल्यू का आंसर 3 आ रहा है, या फिर वो डिपेंड कर रहा है किसी भी 2 रिएक्टेंट्स पे जिसमें से एक की पावर 2 और एक की 1 है। इसको आप वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं, मतलब आप B को 2 और A को 1 भी लिख सकते हैं, और B या A C से भी चेंज हो सकते हैं, और इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो कि कोई भी A B या C में से कोई भी एक रिएक्टेंट है रेज टू द पावर 3. So any of the combination can be found in the reaction. For example, we have like when 2NO
reacts with Cl2, it forms 2NoCl. So for this, the rate of, this is a third order reaction, because for this, the rate of reaction is equal to this. So again, these are not moles, these are the powers, experimental values, which is by chance equal to the moles of the reactants. There can be a fractional order reaction also. There can be a fractional order reaction also. Like fractional order का मतलब है कि जो यहाँ पे P और Q का जो sum आएगा, that is going to be in fraction, right? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो rate depend करेगा, let's say अगर A पे depend कर रहा है, तो it is going to be certain fraction. For example, like when we this thing we have acetaldehyde, we change it to methane plus carbon monoxide, and for this the rate of reaction depends upon obviously the concentration of CH3CHO, but the experimental value is 3/2. So in this the order is in fraction. So that means order can be first, it can be second, it can be third, it can be 0. 0 means it doesn't depend on the concentration of any of the reactant. Right, it is independent of the concentration of any reactant. And कौन सी reaction zero order होती है, we'll discuss later. और हमारे पास fractional order reactions भी हो सकती है. Now हमने पढ़ा था जब हमने characteristics करी थी K की, जो K के units होते हैं, that depends upon order of a reaction. कि रिएक्शन का क्या ऑर्डर है, उस हिसाब से रिएक्शन रेट कांस्टेंट के यूनिट्स होते हैं. लेट्स से हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, हम जीरो ऑर्डर से पहले शुरू करते हैं. लेट्स से हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन का मतलब है हमारे पास ऐसा ही एक्सप्रेशन है, राइट? तो मतलब इस पे तो ये डिपेंड करता ही नहीं है. रेट आपको पता है किसमें होता है, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. रेट इज ऑब्वियसली चेंज इन कंसेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, that is moles per liter per second. So K is equal to in this, so therefore for zero order the units are mole per liter per second. But if we consider first order, that means यहाँ पे कोई भी एक रिएक्टेंट होगा और उसकी पावर क्या होगी, 1. अब आपको पता है रेट तो मोल्स पर लीटर पर सेकेंड ही होता है. K कंसेंट्रेशन किस में होती है, मोल्स पर लीटर में, और दिस इज रेज टू पावर 1. इसको अगर आप यहाँ ले जाते हो तो ये आपके पास बन जाता है मोल्स पर लीटर, ठीक है, हमारे पास बन जाता है ये मोल्स पर लीटर, और आपके पास यहाँ पे ये आ गया मोल्स पर लीटर, राइट, और दिस इज पर सेकेंड. तो यहाँ पे ये चीज इससे कट हो जाती है, तो यहाँ पे हमने इसको नीचे लिख दिया, तो -1 लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है. तो K का जो यूनिट आता है दैट इज पर सेकेंड. सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर इट इज पर सेकेंड. Similarly, for second order reaction, the expression is obviously going to be like this, right? तो यहाँ पे हमारे पास this is moles per liter per second, ऐसे लिख लेते हैं. K हमें निकालना है, this is in moles per liter और पावर है 2. तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यूनिट के लिए, तो ये हमारे पास बन जाते हैं m2 L is -2. इसको यहाँ ले आते हैं, तो K आपके पास आ गया मोल्स पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय m2 पर लीटर स्क्वायर, राइट? तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे इस सेकेंड ऑर्डर के लिए, तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी लीटर पर मोल पर सेकेंड. सो दिस इज व्हाट इज द यूनिट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. अब अगर हम थर्ड ऑर्डर के लिए यूनिट्स देखें, तो थर्ड ऑर्डर का मतलब है तो जो यहाँ पे रिएक्टेंट की वैल्यू है दैट इज 3. सो दिस इज मोल पर लीटर पर सेकेंड, और K आपके पास ऐसे ही आ गया, और ये आपको पता है मोल्स पर लीटर में, और इसको आपको क्यूब करना है. तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास K आ जाएगा मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास है दिस इज m क्यूब. इसको हम एक बार दोबारा से सॉल्व करते हैं. देखिए आपके पास मोल्स पर लीटर पर सेकेंड आ चुका है, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, और ये आपके पास हो गया m3l-3. तो इसको हम लिख देते हैं m3l-3, राइट?
तो यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, ये कट गया और ये हो गया आपके पास 2, तो मतलब पर मोल स्क्वायर ये हो गया आपके पास। लीटर में यहाँ है -1 और यहाँ है -3, तो लीटर आपके पास क्या हो जाएगा 2, -2 होगा, ऊपर जाके 2 हो जाएगा। एंड इट इज सेकेंड के केस में आपके पास क्या होगा पर सेकेंड। So that means it is per mole square liter square, second is the unit for third order reaction. लेकिन अगर आपके पास गैसेस आ जाती है तो गैसेस का कंसेंट्रेशन हम मोल्स पर लीटर में ना यूज करते हुए हम उसको एटमॉस्फेयर में यूज करते हैं, क्योंकि वहां प्रेशर को कंसिडर कर लेते हैं, राइट। तो जहां पे भी गैसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है वहां पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में कर लेते हैं। तो जहां पे भी हमने मोल पर लीटर लिखा है दैट इज रिप्लेस्ड बाय एटमॉस्फेयर। मतलब जैसे कि अगर आपके पास 0 ऑर्डर रिएक्शन थी, उसका यूनिट क्या था आपके पास पर सेकेंड, तो इसमें पर सेकेंड ही रहेगा क्योंकि मोल्स पर लीटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी आपके पास, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर का तो आपके पास पर सेकेंड ही था। अगर आपके पास 0 ऑर्डर थी तो 0 ऑर्डर में था आपके पास मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यहां पे मोल पर लीटर को हम किससे रिप्लेस कर देंगे एटमॉस्फेयर, एंड इट विल कम्स आउट टू बी एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। सिमिलरली जब आपने सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन किया, आपने उसका यूनिट देखा, तो उसका यूनिट आपके पास आया था लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये मतलब चेंज हुआ है, तो ऑब्वियसली पर एटमॉस्फेयर पर सेकेंड इसका यूनिट होगा। सिमिलरली थर्ड वन के लिए भी आप जो मोल्स पर लीटर है सिर्फ उसको एटमॉस्फेयर से रिप्लेस कर दोगे। तो इस वीडियो के अंदर हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ा, हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा, आपने ऑर्डर जाना, कैसे ऑर्डर हमें पता लगता है, कैसे के यूनिट्स हम कर पाते हैं वो आपको पता लगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ इस चैप्टर के। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू iVis